पहला बात, 3 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं। आपका नोट्स गिन चुन के 2 से 3 दिन में दोनों का मिल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन समय इसलिए लगेगा क्योंकि 12th वाला का एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, आज जियोग्राफी का एग्ज़ाम है उन लोगों का, और मैं वादा के साथ कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ, ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का होगा। ये लिख कर देता हूँ, इसी चैप्टर से होगा। पागल समझ रहा है, वैसे भी माइंड डिस्टर्ब चलता है। जिस दिन बच्चा का एग्ज़ाम होता है ना, पहला बात सुन लो, जिस दिन बच्चा का एग्ज़ाम होता है ना, टीचर बहुत टेंशन में रहता है कि उस दिन टीचर के काबिलियत का पता चलता है कि कितना टीचर क्या है। तो आज छेड़छाड़ खोद खाद हमको मत करना, मजाक के मूड में आज वैसे भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देखूँगा आज का कि किस प्रकार का है, तब तक मन का शांति नहीं मिलने वाला है। कि मैं जो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो आएगा सिलेबस से ही, ये सबको पता है। क्वेश्चन आना आसान भी है, मुश्किल भी है, दोनों मिला के क्वेश्चन आएगा, ये भी फिक्स है। ये भी मैं भी जानता हूँ, बच्चा भी जानता है, सारा कोई जानता है। लेकिन ये चीज़ देखना है कि जो क्वेश्चन के मैंने इम्पोर्टेंट सोचा था, वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। हमारा ब्रह्मास्त्र टकराया है या ना टकराया है, इस बारे में मैं सोच रहा हूँ। आज कहीं खुदा ना खास्ता टकरा गया तो आज जाऊँगा घर 8 बजे यहाँ से, खुशी में नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर खोलूँगा एक साइड से, एक साइड अपना ब्रह्मास्त्र खोलूँगा, एनालिसिस करूँगा सारा क्वेश्चन का कि कितना अपना बच्चा बाद में देखेगा, कितना तुम्हारा सही है, कितना तुम्हारा गलत है। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है, ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं है करेगा कोई, और सब्जेक्टिव में गलत तो नॉर्मल है कि कोई कर दे। जिसका आंसर राइटिंग ख़राब होगा उसका रिजल्ट थोड़ा सा नंबर कम आएगा, जिसका आंसर सही राइटिंग सही होगा उसका नंबर ठीक ठाक आएगा। बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, मानव विकास तक यहाँ से आपका टॉपिक लंबा होगा, चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या कि यहाँ से हमारा, और इस चैप्टर को ना सबसे आसान होगा इस चैप्टर को समझने में। क्या कि जो हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ना, ये सारा चीज़ यही है। ठीक है, हमको 90% विश्वास है ना, हाई पूछेगा। 10% में ना पूछे तो चल सकता है, लेकिन 90% में विश्वास है कि ये क्वेश्चन वहाँ आज कहीं ना कहीं डाल देवे। डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं, या डेयरी कृषि का संक्षिप्त में विवरण दे, या डेयरी कृषि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। टाइमिंग हो रहा है 10 बज रहा है ना, 10 बजे बताया हूँ, कहीं पूछ दिया ना तो इसी का रील बना दूंगा। हमको 90% इस पर शक जा रहा है कि ये कहीं पूछ देगा। हम जिस समय ये टॉपिक बना रहा था उस समय हमको दिमाग में था कि ये क्वेश्चन जाएगा, शायद हो सके तो इस साल के एग्ज़ाम में। अब जाए या ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 20 को में से 10 को बनाना रहता है। 12 को क्वेश्चन वो वैसे ही आसान देगा, तो 10 को तो बचवा को बनाना है, 10 को बनाना है तो 10 को तो हमारा बचवा को खनियों बना देगा, आँखों मूल्य बना देगा, उतना टेंशन नहीं लेते हैं। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? देखो, पहला बात कि हमारा चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ये हमारे जीवन की ईद गिर्द पहले घूमता है, ये सारी क्रियाएं, इतना ध्यान रखना। इसमें टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पढ़ना है और आर्थिक क्रियाएं के बारे में पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और देखो प्राथमिक क्रियाएं में मैंने 4 चीज़ें देखेंगे, और सॉरी आर्थिक क्रियाएं में हम लोग 4 चीज़ें देखेंगे। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। याद रखना, ये सारा का सारा तुम्हारा स्पेशल चैप्टर भी है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये तुम्हारा चैप्टर का भी नाम है, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दूसरे वाले बुक में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं में देखेंगे क्या, प्राथमिक क्रिया में पशुपालन आ जाता है। ठीक है, कृषि आ जाता है, खनन आ जाता है, खनन में आखेट एवं भोजन संग्रहण आ जाता है, वर्तमान में भोजन संग्रह, पशुचारण, ये सब प्राथमिक क्रिया की कहानी है। ठीक है, पशुपालन, कृषि, खनन, आखेट मतलब शिकार करना, ये सारी के सारे हमारा पहला क्रियाकलाप में आता है। कि हमारा पहला जो काम होता है, पहला जो मेरा काम है वो पशुपालन, कृषि, खनन, आखेट, ये सारी चीज़ें में आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें टॉपिक में देखेंगे पशुचारण किसे कहते हैं और पशुपालन किसे कहते हैं। पशुचारण अलग होता है और पशुपालन अलग होता है। ठीक है, पशुचारण मतलब चरगाह की बातें करके, जहाँ पर आप पशुओं को लेकर चराते हैं, हम ले जाके मैदानी क्षेत्रों में चराते हैं, उसे पशुचारण कहते हैं। पशुपालन यानी कि आप पशुओं को पालतू बनाते हैं, नॉर्मल सी भाषा में बात करें तो। इसके बारे में देखेंगे चलवासी पशुचारण। ये 2 प्रकार का पशुचारण होता है। एक चलवासी होता है, यानी कि आज आप किसी जानवर
जानवर को इस क्षेत्र में चरा रहे हैं, कल होके आप दूसरे क्षेत्र में लेके जाएंगे, ठीक है। यानी कि चलना, पशुओं को लेके चलते रहना, उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी भाषा में भी समझो, टॉपिक जब समझाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। अभी टॉपिक के थोड़ा समझ लेते हैं। वाणिज्यिक पशुचारण, वैसा पशुचारण जिससे आपकी क्या होगा, फायदा होगा, क्या होगा, आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद खनन वाला में आ जाते हैं। खनन वाला क्षेत्र में धरातलीय खनन, भूमिगत खनन यानी कि भूमि के अंदर का खनन, धरातल खनन यानी कि धरती के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपरी भाग सतह जो होता है उसका खनन के बारे में देखेंगे। उसके बाद भूमिगत खनन यानी कि पृथ्वी के अंदर के खनन के बारे में देखेंगे। खनन को प्रभावित करने वाले कारक और आर्थिक कारक, ये दो चीज़ें इसमें देखेंगे खनन वाले में, आर्थिक कारक भी और खनन को प्रभावित करने वाले कारक भी, ठीक है। अब कृषि की बात करते हैं। कृषि में हमें कई प्रकार की कृषि देखने को मिल जाती है। एक होता है निर्वाहन कृषि, निर्वाह कृषि जिससे अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं। एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, और ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे किसमें, कृषि वाले क्षेत्र में। यहाँ पर जो भी बातें करेंगे ना इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ अपने गांव देहात हम जो रोज़ देखते आ रहे हैं, जो हमारा परिवार रोज़ करते आ रहा है, उसी के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। ताकि हमारा हर मनुष्य का पहला क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप है, और प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग यही करते हैं। और आप गांव में या अपने घरों में यही सारी चीज़ें आप देखते हुए रोज़ उठते हैं, रोज़ सोते हैं, या अपने गांव के बगल वाले घर वाले को देख लो कि रोज़ तो वो खेती करता है, पशु चालन है, पशु चराता है, पशुओं से उसके दूध बेच के पैसा कमाता है। अब दूध बेच के पैसा कमाता है तो कौन सा कृषि, डेयरी कृषि। कौन कृषि, डेयरी कृषि। क्या कि डेयरी कृषि वाला, डेयरी वाला हिस्सा में दूध आ जाता है, दूध वाला जितना आ जाएगा किस में आ जाएगा, डेयरी वाले में आ जाएगा। कभी कभी देखते हो डेयरी लिखा रहता है, कोनो सुधा उदा दुकान पर जाना जहाँ दूध मिलता है तो डेयरी लिखा रहता है कि नहीं, DAIRY ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो डेयरी कृषि जो दूध का आप व्यापार करते हैं, आप बेचते हैं, उससे हम डेयरी कृषि, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। विशेषता क्या है प्राथमिक क्रिया के, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। एक खेती होता है जो सारी चीज़ों का मिक्स होता है, जैसे कि हम लोग गाँव में देखते हो खेसारी एके में रोप दिए, मूंगो उसी में हो रहा है ना, देखे हो ना, ये तो सब देखा है। तो उसी को मिश्रित कृषि का, सरसों भी उसी में उपजा दिए, तो ये सब मिश्रित कृषि हो गया। गेहूँ में सरसों रोप दिए, होता है ना, कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये सब किस में आ जाएगा, मिश्रित वाले कृषि में, यानी कि मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अगला बात करते हैं उद्यान कृषि, यानी कि बागवानी उगवानी, पार्क जो फूल उल की बातें करता है, जो फूल नर्सरी देखते हो ना फूल उल का, उस सारा हिस्सा किस में चला जाएगा, उद्यान वाले में। डेयरी कृषि वाले में दूध वाला हिस्सा चला जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि भूमध्य यानी कि, और वो क्या कहते हैं, जो भूमि और सागर के बीच में जो कृषि होता है, यानी कि चारों तरफ, जैसे कि चावल गेहूं तो नहीं होगा वहाँ पे, जैसे कि चाय की खेती हो गया, कॉफ़ी की खेती हो गया, रबड़ की खेती हो गई, जो पठारों और चट्टानों के नीचे सीढ़ीनुमा, जिसको कहते हैं सीढ़ीनुमा आकार का जो होता है खेत, जो सीधा ढलाई वाला आकार का होता है, उसके बारे में इसमें देखेंगे। सामूहिक कृषि, कौन कौन देखते हो, सामूहिक एक साथ मिलकर खेती करता है कि नहीं करता है। जैसे सब्जी की खेती हो गया, 2-4 गो व्यक्ति मिल गया, बहुत बड़ा क्षेत्र में खेती कर लिया सब्जी का। थोड़ा देर समझने के लिए सहकारी कृषि, ये कृषि सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है। जैसे सरकारी जैसे चीज़ों से देखते हो लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता है ना। 6,000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना वाला कहानी सुने हो ना, मिलता है ना। तो सहकारी कृषि वाले में जिससे सरकार द्वारा तुमको लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में करेंगे। इसमें टॉपिक इतना है क्या कि अब टॉपिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, और क्या कि चैप्टर अब बड़ा होते चला जाएगा। आपका 3 चैप्टर छोटा छोटा था जो जल्दी जल्दी निकल कर निपटा दिए। अब जो चैप्टर होगा वो बड़ा चैप्टर थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हुए वो चलेगा। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में आए, उसके बाद द्वितीयक में जाएंगे, तृतीयक में, जैसे बढ़ते बढ़ते उतना आपका हेवी बढ़ते हुए चला जाएगा आगे तक, ठीक है। जैसे कल हम लोग, कल ना तुम लोग क्लास 1 के ना दिन भर यहाँ से 10 बजे रात के राहुल सर गए हैं, हम तो 6 बजे चले गए, क्योंकि हमारा तो जिग्रो था। हम तो 346 को क्वेश्चन सेट किए, आधा सारा चैप्टर मिला के मिक्स करके मारते हुए चले गए। 2 घंटा 2.25 घंटा में बना, एक रात जगे तो 2.25 घंटा में वीडियो बना। राहुल सर का इंग्लिश था। फिर उसके बाद 6 बजे वो भी गए, उसके बाद वो खाना पीना खा के 7-8 बजे फिर वो आ गए, हम नहीं हैं। वो आ गए तो लगभग 10 साढ़े 10 के करीब में यहाँ से घरे गए रात को। एग्ज़ाम बहुत टेंशन देता है भाई जीवन में। तुम लोगों को लगता है ना कि मास्टर का टेंशन नहीं होता है एग्ज़ाम का, जितना टीचर का टेंशन होता है ना एग्ज़ाम का, उतना स्टूडेंट का टेंशन नहीं होता है।
हम स्टूडेंट सबसे पूछे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट है जो ठीक है, जो डिमोटिवेट हो रहा है उसको तो मोटिवेट करना मेरा काम है भाई, क्योंकि उसको तो हिम्मत देना मेरा काम है। अब वो सबको लग रहा है ना कि पहला बार तो 12th में बैठेगा बेचारा, 10th का बात अलग होता है, 12th का बात अलग होता है। अब यहाँ से सारा दरवाज़ा खुलेगा उसका भविष्य का, जैसे यहाँ से पास करेगा तो सारा जगह का क्षेत्र का उसका खुल जाएगा, क्योंकि जितना भी फॉर्म भरेगा 12th के बाद ही भरा जाता है, नॉर्मल कोई फॉर्म 10th के लेवल पे भरा जाता है। तो सबका डर होता है कि रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर आए, लेकिन रिजल्ट तो बेहतर आएगा ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चा होता है विचलित कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, किस प्रकार से नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस तरह से पूछेगा। सुबह से यही चीज़ें चल रहा है मेरे फ़ोन पे, मैं उस सबको एक एक बातें कहा हूँ। ऑब्जेक्टिव याद है जितना पढ़ाए हैं, तो हाँ सर उसमें कहीं से पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल सेट 5 का 5 कंप्लीट है, तो हाँ सर 500 के 500 क्वेश्चन याद है ऑब्जेक्टिव का। हम कह कि चुपचाप नहीं चल जाते सर सब्जेक्टिव, हम कह सब्जेक्टिव तुमको 20 गो में से 12 गो प्रश्न ऐसा देगा जो तुम्हारे लिए आसान होगा, 8 गो प्रश्न तुम्हारा मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करता है अभी के एग्जामिनर सब, जो एग्जाम में कॉपी सेट करता है ना, वो ट्रेंड जो चलता है ना, जैसे कि तेज बच्चा और कमज़ोर बच्चा दोनों के मिला के वो क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। कभी भी एग्जामिनर वो तुमको हाई लेवल का क्वेश्चन सेट नहीं करता, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन सेट करता है कि तेज बच्चा भी जवाब दे दे और नॉर्मल बच्चा भी जवाब दे। अब तू आंसर राइटिंग में घसड़ देगा उसको, जो कॉपी चेक करना है उसको पढ़ाई नहीं होगा तो रिजल्ट तो तुम्हारा खराब होगा ही होगा भाई। अब कोई तुमसे पूछे मानव भूगोल के परिभाषित कीजिए तो वो नहीं बता पाओगे, वो तो बता पाओगे ना। मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र बता पाओगे ना, मानव भूगोल के प्राकृतिकरण तो बता पाओगे ना। तो देखो ना आ रहा है क्वेश्चन पेपर ना, क्या होगा, यही सब होगा, उसके अलावा दूसरा पास है क्या। ज़्यादा खिसियाएगा तो पंचम क्रियाकलाप पूछ देगा, ज़्यादा खिसियाएगा तो, उससे ज़्यादा खिसियाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में थोड़ा बहुत पूछ देगा। वो सब चीज़ों में कहाँ टेंशन है, जब उस सब चीज़ों में ऊपर से 30 को प्रैक्टिकल है। हम तो 70 नंबर का एग्ज़ाम है ना, आज 70 नंबर का एग्ज़ाम है। आज का एग्ज़ाम तो 2.25 घंटा का होगा ना शायद, कि 3.25 घंटा का। टाइम नहीं कम करता है, अच्छा 10th में कम रहता है, 10th में कम रहता है, 12th में तो उतना ही रहता है 3.25 घंटा। हम 5 बजे तक का हमारा बेचैनी है। जैसे क्वेश्चन पेपर खुलेगा बच्चा सब एग्ज़ाम देगा, मैं सबको बता दिया हूँ, सबको कहा हूँ कि तुमको जिम्मेदारी है, पहला क्वेश्चन पेपर मुझे भेजना। और किसी को नहीं पता कि किसको सर बोले हैं, और सबको कह दिया हूँ कि तुमको सबसे जिम्मेदारी देना हूँ कि क्वेश्चन पेपर तुम हमको पहले भेजना। जितना लड़का है सबको एक एक करके फ़ोन कर दिया हूँ और सब भेजिएगा। मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन किस लेवल का सेट किया हुआ है। हिस्ट्री में टेंशन नहीं है, हिस्ट्री के दिन तो हम नीचन सोएंगे, हिस्ट्री के दिन तो हम लड़की वो कहता है सर जी नीचन से हिस्ट्री में तो हम 90-95 भगा देंगे, उसका टेंशन फ्री रहिएगा। जियोग्राफी का टेंशन 2-4 बच्चों का है जिसका आंसर राइटिंग थोड़ा सा लेवल नीचे है। हम कहते तू ऑब्जेक्टिव तो सही करना भाई, आंसर राइटिंग का टेंशन क्या ले रहा है। आंसर राइटिंग से तू 15 ही को उठा के लेके आना, 50 और 15 30 को होने हैं, 28 को मिलेगा। 70, 78, 70, 75 पर तू पहुंच गया। उसके बाद हिस्ट्री में तू लेवल उठाइए देगा, उसके बाद साइकोलॉजी में तू उठाइए लेगा, कहिए रहा है तो बचा कहाँ। वैसे भी हम 400 पार जा रहे हैं तो तू टेंशन फ्री रहा। हिंदी में तू उठाइए रहा है, हिंदी में भी कहा है 90, 92, 95 को हम उठा लेंगे सर जी। ये सब लड़की वाला के हिसाब किताब में है, लड़का वाला के हिसाब किताब में नहीं है। लड़का वाला में है, लेकिन लड़का वाला क्या है ना कि उसके पास रहता है पेशेंस, वो बोलेगा नहीं जल्दी, वो चुपचाप से रहेगा, शांति से बैठेगा वो। अभी ये रील देखा हूँ, लड़का के पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो रील अभी देखा हूँ। लड़का का पूछा है रिपोर्टर कितना नंबर के लिख के लाया, टॉप कर जाइएगा, तो वो सीधे बोला कि टॉप करेगा कोई दूसरा, हमको टॉप उप की ज़रूरत नहीं है, हमको 350 नंबर आ जाएगा, महादेव की कृपा से, महादेव के हाथ में है। वो लिखा क्या लिखा ना क्या उसको कोई फ़र्क नहीं है, महादेव मेरे हैं, महादेव के हाथ में सारा चीज़ है, आ जाएगा मेरा 350 नंबर, बात हो गया ख़त्म। टॉप दूसरों को करने दीजिए, हमको टॉप नहीं करना है, बात खत्म। लड़का ओकरा से रिपोर्टरवा ओकरा से क्वेश्चन पूछा तो लड़का 5 क्वेश्चन ओकरे पर दाग दिया रिपोर्टरे पर कि आप बताइए ना, हम तो दे के आए हैं। अब बिहार के लड़का है, बकवास करेगा ही करेगा। वो CBSE वाला थोड़ी है कि आपको इंग्लिश बोल देगा चल देगा। वो बिहार वाला है, ओकरा से तुम 2 को पूछोगे तो 5 के जवाब लेके जाना तुम। ऐसा लड़का भी एग्जाम दे रहा है। और सोचो ना 1 मिनट लेट हो रहा है, इसीलिए समझा रहा हूँ कि 1 मिनट लेट हो रहा है एग्जाम सेंटर में तो गेट बंद कर दिया जा रहा है। 1 मिनट लेट पे, इससे क्या मतलब निकलता है भाई। अब एक चीज़ बताइए, 1 मिनट लेट, सुनो शांति से, 1 मिनट लेट होने का ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा। अब ट्रैफिक जाम पड़ेगा, बच्चा के पास साधन, ट्रेन से वो जा नहीं सकता,
ट्रेन पर विश्वास नहीं है उसको, रेलवे पर पहला बात की विश्वास नहीं है। अगर रेलवे ट्रेन की सहायता से जाना है तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, चाहे आप सीतामढ़ी जाए चाहे पटना जाए, क्योंकि ट्रेन पर कोई विश्वास नहीं करता। रेलवे की ये औकात है, हम तो कहते हैं रेलवे के हाथ में थूक धो के वही में डूब के मर जाएगी, यह स्थिति है रेलवे के अभी के समय में। बच्चा रेलवे पर विश्वास नहीं करेगा, आपका सड़क पर ट्रैफिक रहेगा। अब 1 मिनट लेट हो रहा है, ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है। हाँ 1 घंटा लेट होता है, आधा घंटा लेट होता है तो कह सकते हैं बच्चे की लापरवाही है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन 1 मिनट लेट के अंदर में बच्चा को एंट्री आप नहीं दे रहे हैं, उसका तो भविष्य गया, 2 साल पीछे चला गया वो। अब बिहार बोर्ड में वही बच्चा पढ़ता है जो नॉर्मल परिवार का होता है, ये भी ध्यान सबको रहना चाहिए। नॉर्मल परिवार का बच्चा पढ़ता है, जो किसान के बेटा है, जो नॉर्मल दुकान उकान खोल के जो बैठा है, वो कोचिंग सेंटर वाले को पैसा दिया होगा बच्चा, कोचिंग सेंटर वाला फ्री में तो पढ़ाया नहीं होगा। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फीस भरा होगा, स्कूल में एडमिशन फीस भरा होगा, बीच बीच में जो भी फीस होगा वो सब दिया होगा, वो तो सब के सब बर्बाद गया। आप 1 मिनट लेट के कारण उस बच्चा का भविष्य खा गए, और ये 2 साल पीछे तक उस बच्चा के ऊपर क्या बीतेगा, उस गार्जियन के ऊपर क्या बीतेगा, ये सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा है। सबसे पहला नेता आएगा, रास्ता खाली करवा देगा। एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ट्रैफिक है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक होगा भाई, एग्जाम देने जा रहा है तो ट्रैफिक ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सब एग्जाम देने जाएगा ना भाई, वही थोड़ी है स्पेशल जो जा रहा है एग्जाम देने, पूरा बच्चा जा रहा है एग्जाम देने। आप उसमें ये कर दे रहे हैं। अपना सीतामढ़ी की तरफ से तो केस को नहीं आया है इस तरह का। सीतामढ़ी का डीएम अच्छा है, जिलाधिकारी बहुत बेस्ट है, क्योंकि सिस्टम में सारा चीज़ है, इसीलिए अपना सीतामढ़ी की तरफ से कोई केस नहीं। लेकिन बाहर से आया, एक बच्ची बेहोश हो गया, बेहोश हो गई एक बच्ची, बहुत तक गेट उखाड़ के फेंक दिया। अब ये सब क्या है? अब ये सिस्टम आप सुधार रहे हैं कि 1 मिनट लेट हो रहा है तो बच्चा को रोक दें। जब बच्चा मोबाइल लेके अंदर जाके रील बना रहा है, उसको कहाँ रोक पा रहे हैं आप? हमारे पास वीडियो प्रूफ है, इस साल का वीडियो प्रूफ है मेरे पास। फिजिक्स का पेपर कल वीडियो बना के आउट हुआ है एग्जाम का, वो भी रील मेरे पास मौजूद है। एक बच्चा कॉपी सहित अपना रील बना के सोशल मीडिया पर डाला है। उस सिस्टम ही बंद नहीं करेंगे। उस सिस्टम बंद क्या करेंगे कि 1 मिनट लेट हो जा रहा है तो बच्चा को एग्जाम ना देने दो। ये कहाँ का सिस्टम है? ये बिहार का स्थिति ना ऐसे ही खराब। हाँ, आधा घंटा 45 मिनट लेट होता है तो बच्चा की लापरवाही है। 1 मिनट में बच्चा की लापरवाही नहीं होती है, चाहे 2 मिनट में या 5 मिनट में बच्चा की लापरवाही नहीं है। उसके पीछे 75 को कारण हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी ये एक बच्चा था, 2-3 दिन पहले कहानी सुना हूँ कि वो बैग लेके गई थी एक लड़की, उसको कहा कि बैग रख के आ जाओ दूसरे जगह। वो लड़की बैग रखने जाती है, बैग रख के आती, तब तक गेट बंद है। वो बच्ची का एग्जाम छूटा। उसमें दिक्कत, गलती किसका है? सिस्टम का, जो बोला बैग रख के आने के लिए। वो तो टाइम से पहले पहुंची थी। 5 मिनट आपको बैग रखने में दिक्कत हो गया, उसका तो भविष्य आप खा गए। 2 साल पीछे कर दिए उसको, फिर से उसको वही चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। इस बार वो पढ़ेगी तो पूरा मनोबल के साथ नहीं पढ़ेगी, पूरा जुनून उसके शरीर में नहीं होगा। वो जब भी पढ़ेगी तो नॉर्मले पढ़ के, वो सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई समझ के, एक टाइम पास समझ के पढ़ेगी। सबसे पहला चीज़ क्या है कि ना, इस सिस्टम में जो है ना वहाँ पर बैठा हुआ उस बच्चा को ना, सबसे पहला बात, उनका बच्चा तो है नहीं। जब अपना बच्चा पर बीतता है तब पता चलता है। अब उनका बच्चा होता तो शायद आधा घंटा लेट भी होता तो अंदर चल ले जाता, 4 चक्का से लेके जाता भाई, नॉर्मली थोड़ी लेके जाता उसको। तो यहाँ तो नॉर्मल है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहला चीज़ सिस्टम। वैशाली का ये कहानी है, अपना यहाँ तक का तो नहीं है, वैशाली का ये सब कहानी है। इसलिए कहता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पर 15 मिनट पहले जाके खड़ा हो जाओ, वहीं गेट पे खड़े रहो। सबको यही बातें कहा हूँ कि भाई 15 मिनट आधा घंटा पहले जाके वहाँ पर खड़ा रहो। रिक्स ना लो, रिक्स लोगे तो दिक्कत होगा। आपका एक गलती पूरा आपका 2 साल बर्बाद करके जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। नहीं तो अब आप रोक दिया, उसके बाद आप हमको फ़ोन किए, जब तक हम पहुँचे तब तक 40-45 मिनट तो ऐसे भी पास हो जाएगा। फिर जाके अंदर क्या फ़ायदा? वहाँ जाके हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे, सिस्टम के बात करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं? एग्ज़ाम तो आपका नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ है, एग्ज़ाम तो आपका गया, 1 दिन अटेंडेंस गया तो सारा चीज़ ख़त्म हुआ। तो सब लोग के ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पर 15 मिनट पहले जाके कैसे भी खड़ा रहो, कि ये सिस्टम तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा तकलीफ है, तुम कैसे आए हो वो नहीं समझेगा।
वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखेगा, अपने आप को समझेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। चलो आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। हम लोग का सबसे पहला आर्थिक क्रियाएं आता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होता है? वह सभी कार्य जिससे मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है, जिससे आप अपनी आमदनी करते हैं, यानी कि आप कमाते हो, उससे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहलाता है वो? आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया के मुख्य रूप से 4 होती है। कितना होता है? 4 प्रकार होता है आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से। जो आप कमाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ, इसी से कमा रहा हूँ, तो ये मेरी आर्थिक क्रियाएं हैं, इसी से तो मैं कमा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि आर्थिक क्रिया के बारे में बताएं, तो एक लाइन में इसका परिभाषा देना है कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिससे हमें आय प्राप्त होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है क्या होता है? प्राथमिक क्रिया। पहला क्या होता है? प्राथमिक क्रिया। यह वह क्रिया होती है जिनमें प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जो हमें प्राकृतिक देती है। प्राथमिक क्रियाएं में ना जो हमें प्राकृतिक देती है, उसी संसाधनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसी संसाधनों का हम लोग प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक द्वारा दी गई चीजें, उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीजें हैं। खेती प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीजें हैं, पशुपालन प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीजें हैं ना। तो प्राथमिक क्रियाएं में इतना याद रखिएगा, वैसी क्रियाएं जो हमें प्राकृतिकों से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है, उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं में प्राकृतिक की चीजें आएगी, ध्यान रखिएगा, जैसे पशुपालन, कृषि, खनन, ये सारी चीजें। अगला बात है द्वितीय क्रियाएं। यह वह क्रियाएं होती है जिनमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं आती है। यानी कि प्राकृतिक से जो चीज़ें प्राप्त की है, मान लीजिए कि आप प्रकृति से एक छोटा सा, माना कि आप धान की खेती कर रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, धान से प्राकृतिक से चीज़ें प्राप्त हुई और इसी को हम चावल में बदल दिए। वो आपकी चीज़ें हैं, मशीनों में डालोगे, वो मानवीय चीज़ें है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? आंसर क्या? यह वह क्रिया होती है जिनमें प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन, हमने प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन ये प्राप्त किए, या किसी पशु की बात करते हैं, चलो छोड़ो इसी की बात करते हैं, पशु पर कहे जाएंगे। धान हमें प्राकृतिक से चीज़ें प्राप्त हुई, क्योंकि प्राकृतिक के जलवायु के अनुसार ही तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जिस समय इसकी बुआई होगी, चाहे रोपाई होगी, उसी समय रोपाई होगा, कि आप दूसरे समय में भी इसको रोप सकते हैं? नहीं होगा। क्या कि आपको तो प्राकृतिक के अनुसार इसकी खेती करनी पड़ेगी। तो यह वह क्रियाएं होती है जिनमें प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों में परिवर्तन करके, हमने धान प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कर लिया, अब इसको बदल देना है। बदल के इसमें कि धान को क्या बना दिया गया? चावल के रूप में इसे क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चावल के रूप में इसको परिवर्तन कर दिया गया। जैसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, यानी कि अब चावल का हम उपयोग कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, द्वितीय क्रिया में, इसका कह रहा हूँ स्पेशल चैप्टर है सारा का, इसके अंदर बहुत टॉपिक है। द्वितीय क्रिया हो, प्राथमिक क्रिया हो, ये सारे के अंदर बहुत टॉपिक है। लेकिन जिस समय चैप्टर स्टार्ट होगा उस समय की बातें हैं। अभी जो इस चैप्टर में पढ़ना है उतना ही हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब इसके धान को चावल में बदल दिया, चावल उपयोगी चीज़ें हैं, है ना। द्वितीय क्रिया में वही चीज़ें आएगा, एक लाइन में याद रखना, जो प्राकृतिक से प्राप्त होगा और उसका हम परिवर्तन करके उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। उपयोग नहीं होगा तो द्वितीय क्रिया में नहीं आएगा। जैसे धान को चावल में बदल के हम तो इसका उपयोग करेंगे ना भाई, अब इसका उपयोग करेंगे, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी चीज़ें आएगी, जिसका आप उत्पादन करते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सब चीज़ें तो प्राकृतिक की चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों को आप प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप उपयोग करते हैं ना। अब धान, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ों का जो दाल है, मान लीजिए दाल है, मसूर के दाल है, जैसे हम लोग कहते हैं मसूरी कहते हैं ना, चाहे अरहर के दाल है जिसे हम लोग कहते हैं रहड़ी के दाल कहते हैं ना, कहते हैं। अब वही दाल की आप उपज कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही ले जाके बना के खा सकते हैं? नहीं, उसको तो आपको परिवर्तन दाल के रूप में करना पड़ेगा, उसका छिलका हटाना पड़ेगा, उसको मशीन में घर में जाता है तो जाता पर उसको चला के उसमें से छिलका निकालना पड़ेगा, या मशीनों में डालकर उसका छिलका निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कर सकते हैं, या नहीं कर सकते। तो इसमें वही चीज़ें, प्राथमिक क्रिया में प्राकृतिक की चीज़ें आएगी, ठीक है। द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक से प्राप्त
प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त होगी उसको परिवर्तन करके उसके जो वस्तु मिलेगा उसको उपयोगी बनाएगा, यानी कि उत्पादन वाला क्षेत्र इसमें आएगा। सीधा सी भाषा में याद रखो, द्वितीय क्रिया में कौन सा क्षेत्र आएगा? उत्पादन वाला क्षेत्र आएगा, जिसका उत्पादन करके आप उपयोगी बना सकते हैं। तीसरा है तृतीय क्रियाकलाप, सेवा क्षेत्र संबंधी सभी क्रियाओं को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा जिसको आप सेवा करते हैं, जैसे एक टीचर, ये तृतीय क्रियाकलाप की कहानी है। अध्यापक, डॉक्टर, ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि जिससे आपका किसी का सेवा कर रहे हैं, हम आपका सेवा ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको पर डे सेवा ही कर रहे हैं। वृद्ध भी हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा नहीं, वो कहाँ से आ जाएगा? नहीं, वो कहाँ से इसमें आ जाएगा? सेवा मतलब सार्वजनिक रूप से सेवा करना ना भाई, सार्वजनिक रूप से सेवा करना। सेवा करने का अर्थ है सार्वजनिक रूप से सेवा करना। अब एक डॉक्टर है वो सबकी सेवा करता है, एक टीचर है सबकी सेवा करेगा या नहीं करेगा? तो वो वृद्ध व्यक्ति इस सेक्टर में नहीं आएगा। वृद्ध व्यक्ति आपका दूसरा पंचम क्रियाकलाप में, वो भी थोड़ा देर के लिए आएगा, वो भी थोड़ा बहुत के लिए। सेवा क्षेत्र, डॉक्टर ये सब चीज़ें ये आ जाएगी। जो व्यक्ति से आपको लाभ प्राप्त होता है वो पर डे सेवा करता है, वो पर डे क्या करता है? हर दिन सेवा करता है, वो वाला क्षेत्र याद रखिएगा। तृतीय क्रिया में क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। अगला बात करेंगे चतुर्थ क्रिया है कि सभी अनुसंधान यानी कि रिसर्च संबंधित क्रियाओं को चतुर्थ क्रियाकलाप में समय, जिसकी हम खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। जितनी सारी चीज़ें रिसर्च की जाएगी वो कौन से क्रियाकलाप में आएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। कौन से क्रियाकलाप में? चतुर्थ क्रियाकलाप में। एक चीज़ आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, चतुर्थ क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं उनमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की चीज़ें आएगी जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। द्वितीय क्रिया में संसाधन का उत्पादन करके उपयोग करते हैं। तीसरा में सेवा क्षेत्र वाला आ जाएगा। जो व्यक्ति सेवा क्षेत्र यानी कि जैसे कि डॉक्टर, अध्यापक, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। पुलिस प्रशासन ले लो, सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। सैन्य सेवा ले लो, सैनिक सेवा ले लो, तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होगा सेवा क्षेत्र, वो कौन से क्रियाकलाप? तृतीय क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप में वे सभी क्रियाकलाप जो रिसर्च होगा, यानी कि जिसका हम खोज करेंगे, क्या करेंगे? खोज करेंगे, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसका अलग अलग अभी इंट्रोडक्शन में भागो अभी है हमारे पास। अब आते हैं प्राथमिक क्रियाएं में। प्राथमिक क्रिया तो समझ गए इतना कि प्राकृतिक संसाधनों की चीजें प्राथमिक क्रियाएं में आएगी। ठीक है, तो वह क्रियाएं होती है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जो हमें प्राकृतिक से चीजें मिलती है उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक से प्राप्त जितने भी संसाधन हैं उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती है। आखेट, शिकार एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या करना? शिकार करना, कि किसी को मार के यानी कि जानवरों को मार के खाना। क्या करना? खाना। वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। खनन प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। ये पशुपालन भी हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। पशुपालन 2 प्रकार की होती है, एक चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्य पशुचालन। एक चलवासी पशुचारण वो पशुचारण होता है जिसे हम चराने के लिए लेके जाते हैं, उसे चलवासी पशुचारण कहेंगे। वाणिज्य पशुचारण उसे कहते हैं जो जानवरों से हमें फायदा हो, यानी कि उससे हमें क्या हो? फायदा हो। जैसे एक तरह का व्यापार आ रहे हैं भाई, वो दूसरा चीज हो गया। अरे सुन तो लो पहले, पूरा सुन। डेयरी का मतलब हो गया कि आप सब जगह से दूधों को इकट्ठा करके एक काउंटर पर ले जाके दे देना। जहाँ डेयरी है वो सारा जगह से इकट्ठा करके, यानी कि आपके पास 20 गायें हैं, 20 गाय का दूध इकट्ठा करके उस डेयरी के पास लेके जाना, वो अलग चीज़ हो गया। और यहाँ पर वाणिज्य पशुचालन में आपका अलग चीज़ क्या हो गया कि वाणिज्य पशुपालन में कि आप इसको व्यापार के रूप में उसको भी यूज कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के रूप में इसको भी काहे यूज कर रहे हैं? जैसे बकरी है,
है ना, देखे हो ना, उसको खरीद बेच करते हैं, है वो किस में आएगा, वाणिज्य पशुचालन में आएगा, डेयरी में आएगा, नहीं आएगा, डेयरी में आएगा, नहीं आएगा। बकरी का दूध बिकते देखे हो, बिकता है, पीता भी है लोग, लेकिन उतना नहीं बिकता है, ठीक है। बीमारी में उसका प्रयोग होता है, बकरी के दूध का प्रयोग बीमारियों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका पशुपालन में दो चीज़ें हम देखेंगे, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। अब कृषि में किस प्रकार के कृषि देखेंगे, 4 प्रकार का, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि और मिश्रित कृषि, जो टॉपिक में हम देखे थे। ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। ये सब किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप में। कहा कि वहाँ मैं बताया सीधे कि कृषि आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, यही बताया था ना। लेकिन यहाँ तो ये पता चला ना कि कौन कौन से कृषि आएगा, निर्वाह कृषि आएगा, आदिमकालीन निर्वाह कृषि आएगा, रोपण कृषि आएगा, वाणिज्य अनाज कृषि आएगा, मिश्रित कृषि आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, आखेट एवं भोजन संग्रह, ठीक है। कौन सा संग्रह, आखेट एवं भोजन संग्रह। ये टॉपिक ठीक ठाक है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में समझाइए और बताइए, इसी के बारे में थोड़ा बहुत बकैती करता है एग्जामिनर, ठीक है। आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट का अर्थ होता है क्या करना, शिकार करना। क्या करना, शिकार करना। आखेट का मतलब होता है क्या करना, शिकार करना, ठीक है। भोजन संग्रह का अर्थ होता है कि अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन इकट्ठा करना। दो चीज़ें हैं, एक आखेट है और एक भोजन संग्रह है। आखेट का मतलब शिकार करना, भोजन का मतलब अपने ज़रूरतों के अनुसार भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना। बात हाँ आई तो थी, उसको हम बोले हैं, साफ करवाए, वो नहीं करवाए हैं साहब हम, ऊपर वाले में पोछा लगा हुआ है, ऊपर वाला शायद साफ करके नीचे आई थी, तब हम बोले थे उसको। आप लोग कुछ ध्यान नहीं रखते, खामों काम वाला खाली। वो कह रही है कि आपसे बात करेगी, ठीक है, हमसे से बात कर लेगी। उसको हम आधा घंटा समझाए हैं। क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम राहुल सर से बात कर लेंगे, हमको 2-4 दिन 5 दिन लेट, हमको कि हमारे पास अभी नहीं, जो बताए थे आप वो सारा चीज़ मैं उसको बता दिया था। तो फिर कह के ठीक है हम राहुल सर से एक बार बात कर लेंगे। ठीक है आ रहे तो बात कर लीजिएगा, तो मैं क्या कहूँ। अब क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, फिर ऊपर ले गए हैं, ऊपर भी वही बात की है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भोजन इकट्ठा करना। भोजन संग्रह के आधार पर विश्व के 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। भोजन के आधार पर विश्व के कितने भागों में बांटा जाता है, 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया यानी कि उत्तर वाला एशिया का क्षेत्र, उत्तरी यूरोप और एशिया के मिला के यूरेशिया हो गया, ठीक है। यूरोप और एशिया मिला के क्या हो गया, यूरेशिया हो गया, ठीक है। दक्षिणी चिली आदि निम्न अक्षांश वाले यानी कि ये ऊपरी हिस्सा में बसा हुआ है क्षेत्र है, ठीक है। 2 क्षेत्रों में बांटते हैं हम लोग किसको, भोजन संग्रह वाले क्षेत्र को। कितने क्षेत्रों में, 2, एक उच्च वाले क्षेत्र और एक निम्न वाले क्षेत्र। उच्च वाले क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिल, और निम्न वाले क्षेत्र में, निम्न वाले अक्षांश के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और आदि। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया ये सब चीज़ें पूछता नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ अपने मन से कि बता दूँ कि हाँ 2 तरह के बांटा जाता है, एक ऊपर वाला जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र है और एक नीचे वाला जो निम्न स्थान के क्षेत्र है। यह विभाजन भोजन संग्रह के तरीके के आधार पर किया जाता है। यानी कि भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है कि अपनी ज़रूरतों के अनुसार भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना। यानी कि संग्रह का मतलब होता है क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे वर्तमान में भोजन संग्रह किस प्रकार है, वर्तमान में भोजन संग्रह किस प्रकार है, ये चीज़ें देखो कि वर्तमान में भोजन जो संग्रहण है वो व्यापारीकरण हो गया है। क्या हो गया है, व्यापारीकरण, यानी कि व्यापारों में लोग इसका यूज कर लिए हैं। जैसे चावल की खेती की है, धान की खेती की है, उसको बेचते हैं, गेहूं की खेती करके उसको बेचते हैं, दाल की खेती करके उसको बेचते हैं। तो यही कह रहा है कि अभी वर्तमान के समय में जो भोजन संग्रह है, जिस चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं वो क्या हो गया है, व्यापार हो गया है। सब्जी की खेती करके सब्जी बेचते हैं, बेचते या नहीं बेचते। अब बेचना भी जरूरी है, नहीं बेचेगा तो फिर दूसरा के पास खेत थोड़ी है कि उपजा के वो खाएगा, वो तो खरीदेगा ही भाई, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब किसी का जीवन यापन निर्वाहन करना है तो वो तो ये काम करेगा ही करेगा, या नहीं करेगा, करना ही है। अगला है कि वर्तमान में सभी प्रकार के फूलों, फलों आदि का संग्रहण उन्हें दोबारा बेचने के लिए
किया जाता है। आज के डेट में हम लोग फूल उगाते हैं, चाहे फल उगाते हैं, सबको बेचते हैं। फूल भी बिकता है कि नहीं बिकता है? बहुत बिकता है। नर्सरी से जाके फूल लेके आते हैं, या पटेले चौक पर मिलता है कि नहीं मिलता है? वो गेंदा का फूल ओरिजिनल वाला मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग व्यापार में आ गए हैं। वर्तमान के समय में जो भोजन है हम लोगों का किस चीज़ सब किस में पकड़ बना रहा है? व्यापार में पकड़ बना रहा है। किस में पकड़ बना रहा है? व्यापार में। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक हम लोगों का क्या क्या था? अभी तो आपका पहला ही टॉपिक चल रहा था, कौन सा? प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया चल रहा है ना, प्राथमिक और आर्थिक। आर्थिक क्रिया में तो आर्थिक क्रिया का तो हिस्सा है प्राथमिक क्रिया है, इसलिए तो पहले आर्थिक क्रिया को डाला था। आर्थिक क्रिया का हिस्सा ही है आपका प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। उसी के लिए सबसे पहले आर्थिक क्रिया डाला था, उसके बाद प्राथमिक क्रिया में आया था। प्राथमिक क्रिया आपका 4 प्रकार का है। पहला प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, चतुर्थ क्रिया है। पहला क्रिया में प्राकृतिक के संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं, दूसरा में उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके उपयोग करते हैं, तीसरा में सेवा क्षेत्र, चौथा में रिसर्च वाला, अनुसंधान यानी खोज वाला। उसके बाद प्राथमिक क्रिया में हम लोग देखें पशुपालन। पशुपालन में 2 प्रकार देखे, कौन कौन पशुपालन? एक चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्य पशुचारण। अभी चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुचारण का टॉपिक बचा हुआ है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि एज इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा रूप दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ पहले देखे थे कि चलवासी पशुचारण इसे कहते हैं, वाणिज्य पशुचारण इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलवासी पशुचारण के बाद देखे थे कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि और कौन कृषि था? मिश्रित कृषि था, ठीक है। इसके बारे में देखे थे। और क्या देखे थे? आखेट एवं शिकार देखे, भोजन संग्रह देखे थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रह होता है कि अपने ज़रूरत के अनुसार भोजन को इकट्ठा करना। क्या करना? भोजन को इकट्ठा करना। इतना ही चीज़ें हम लोग देखे थे और इतना ही चीज़ें का समझे थे। अभी तक इतना ही चीज़ समझना है। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, बना है सारा? कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बना हो? कौन सा क्वेश्चन? वैसे भी 2-3 वो क्वेश्चन उसमें उस चैप्टर का था ही नहीं, 2 अलग चैप्टर का। होमवर्क निकालिए थोड़ा, निकालो भाई।